अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हुकूमत में आने से पहले जो मंशूर था उसकी दो बड़ी अहम बातें थी। एक ये कि तब्दीली होगी और दूसरा ये कि जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने करप्शन की है, उनका एहतसाब किया जाएगा। एहतसाब के बयानिए के साथ ये हुकूमत आई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब तकरीरें करते थे, जलसे होते थे, बड़ा ही कैरिज़मेटिक एक फ़िगर के तौर पर वो तकरीर करते थे, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू होता था। इस तरह का अंदाज़ गुफ्तगू था कि लोग रिलेट करते थे उनकी बातों से अपने आप को, और वो ये कहते थे कि मैं आ गया अगर हुकूमत के अंदर तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज की ख़बर ये है, बल्कि कल जो उन्होंने आवाम से गुफ्तगू के दौरान बात की कि अगर मुझे निकाल दिया गया तो फिर ये याद रखिएगा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ये खबर आई आज कि शहजाद अकबर साहब जो मुशीर एहतसाब हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ रोज़ से ये खबरें आ रही थी कि वज़ीर आज़म उनसे खुश नहीं हैं और हो सकता है उन्हें हटा भी दिया जाए, लेकिन इसकी तहदीद की गई शहबाज गिल की जानिब से भी और शहजाद अकबर साहब की जानिब से भी। लेकिन आज ये खबर आ गई कि उन्होंने खुद अपना इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज गिल साहब की अभी आप गुफ्तगू भी सुन रहे थे प्रोग्राम के शुरू में। वो ये कहते हैं कि हो सकता है वो थक गए हों ये काम करते हुए, या फिर हो सकता है कि जो वो काम कर रहे हों उससे वो खुश ना हो। एक तरह से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो खुद इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे, बल्कि वज़ीर आज़म ने उनको नहीं हटाया। लेकिन कुछ रोज़ पहले की खबर है 3 जनवरी की, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, ज़रा ये बताते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं है, बल्कि जो एक तर्जुमानों का इजलास हुआ उसमें उनसे मुताल्लिक बात करने की कोशिश की गई तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं शहजाद अकबर के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं। एक और ख़बर आई कि वज़ीर आज़म ने जो इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं अदालतों के अंदर मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं की, उनकी तफसीलात मांगी तो शहजाद अकबर साहब ने नामुकम्मल तफसीलात दी, और इस तरह की तफसीलात दी जो दस्तावेज़ात कुछ और थी और ब्रीफिंग कुछ और थी। इस पे भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। बहरहाल आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और तीसरी जो आज की खबर है वो ये कि अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है और उनसे ये कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मेडिकल बोर्ड को दी जाएं, जो कि पंजाब हुकूमत ने बनाया है। अगर नहीं देते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून है। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान आबिद साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी सर, ये इस्तीफ़ा शहजाद अकबर साहब का सरप्राइज़ है आपके लिए या फिर ये मुतवक्के था? नज़र तो आ रहा था, जिसका आपने ख़ुद भी अपने प्रोग्राम में इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं एहतसाब के पूरे अमल से, और उनको कई मौक़ों पर जो है ना इसका इजहार भी किया कि एहतसाब का अमल जिस अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया। अगरचे वो इसमें बुनियादी तौर पे अदालतों के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव रहे और अदालतों के बारे में कहते रहे कि अदालती निज़ाम जो है वो इंसाफ नहीं कर पाता, दोहरा निज़ाम है, तबकाती निज़ाम है, बड़े के लिए कुछ और है, छोटे के लिए कुछ और है। लेकिन शहजाद अकबर साहब के बारे में जो उनके यहाँ डिसअपॉइंटमेंट बड़ी थी वो ये कि 3.5 साल से वो इन तमाम मामलात को लीड कर रहे थे और अभी तक आप देखिए कि कोई नतीजा जो है उस तरह से नहीं निकल सका। तो एक फ्रस्ट्रेशन तो थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता था कि उनका बुनियादी नैरेटिव जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी है, और जिसकी बुनियाद पे उनको एक लार्जर मैंडेट भी मिला है। अब अगर हुकूमत को उनकी 1.5 बरस रह गया है और आवाम में जाने से पहले अगर वो कुछ एहतसाब के बारे में कोई बड़ी जैसे कहते हैं इक़दामात नहीं उठाते और कुछ लोगों को वाकई एहतसाब के अमल में नहीं लाते, तो फिर उनका जो परसेप्शन है कि 5 साल हुकूमत करने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत कोई बड़ा एहतसाब नहीं कर सकी, ना किसी बड़े को पकड़ सकी। तो मुझे लगता है कि ये शहजाद अकबर का तो एक इस्तीफ़ा जो है जो उनसे लिया गया है मेरे नज़दीक, वो इसलिए लिया गया कि अगले 1.5 साल में जो एहतसाब का जो प्रोसेस है उसको प्राइम मिनिस्टर खुद लीड करके आगे लेके चलना चाहते हैं। उसमें वो कितने कामयाब होते हैं मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कहता, लेकिन लग ये रहा है कि अगले 1.5 बरस में या जितना टाइम इमरान खान साहब लेंगे वो एग्रेसिव तरीके से इसको परसू करेंगे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को, ताकि कुछ नतीजा निकल सके। और ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ का मामला है
उस पर उनकी डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत से मामलात जो है वो सामने आए हैं, लेकिन जिस अंदाज से एक उनके बारे में अदालती कार्रवाई चलनी चाहिए थी, जिस अंदाज से उनकी गिरफ्त होनी चाहिए थी कानूनी तौर पे, वो नहीं हो सकी। अच्छा और उसमें लगता है कि उनकी अपनी टीम के अंदर भी काफ़ी मसाइल थे। अच्छा सलमान आबिद साहब, एक तो ये कि 3.5 साल हो गए एहतसाब का अमल जो है उसमें हमें को खातिर ख्वाह कामयाबी हुकूमत की नज़र नहीं आई है, तो इससे तो जो अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कहा जाता है कि हमारा सिर्फ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसका भी तो तासुर फिर नजर आता है ना इससे। देखिए राजा आमिर अब्बास साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो ज़्यादा इस पर डिटेल बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर से ये बात करना चाहता हूँ। देखिए एहतसाब जो है या अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ने खुद नहीं करनी, या प्राइम मिनिस्टर ने खुद नहीं लोगों को लटकाना। अब इसके ऊपर मेरा सवाल है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्यों कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा? देखिए छोड़ने से मुराद ये है कि देखिए उनका काम क्या है, हुकूमत का काम ये है कि वो केसेस को तैयार करे, केसेस को इसके अंदर एविडेंस जो है वो ज्यादा सॉलिड हो और उसको फिर अदालतों के अंदर लेके जाया जाए। अब उनका जो बार बार जो कल भी उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अदालतें जो है डेली बेसिस पे इन कार्रवाई को लेकर लीड करें और जो निजाम के बारे में, अदालती निजाम के बारे में लोगों के अंदर तहफुजात पाए जाते हैं उसको दूर करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की विश अपनी जगह, लेकिन आपका जो निजाम है, आपका जो अदालती प्रोसेस है, आपका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, आपके जो एविडेंस के प्रोसेस हैं, आप देखिए ना कितने शानदार तरीके से हमारे जो बहुत से लोग हैं उनको किस तरह से अदालतों से रिलीफ मिलता है, कैसे उनकी तारीखों पे तारीखें चलती हैं। यानी जिस अंदाज से जस्टिस का सिस्टम आगे चलना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चला है। उसमें हुकूमत की भी खामियां हो सकती हैं, उसमें हमारा अदालती निजाम के अंदर जो लकूनाज हैं वो भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि हुकूमत को तो इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो वो जो इफ एंड बट जहां मर्जी लगाएं, लोग तो उनको ही कहेंगे ना कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आपके नजदीक क्या वजह है शहजाद अकबर साहब के रिजाइन करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो कुछ सलमान आबिद साहब ने भी कहा, मैं ऑलमोस्ट 100% आई एग्री विद हिम। शहजाद अकबर साहब देखें, 3-3.5 साल वो रहे हैं एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी मतलब जो गवर्नमेंट लेवल पे एसेट रिकवरी यूनिट। तो ये बात तो सही है कि बाहर से स्विस के अकाउंट से कोई $1 भी नहीं आया जो कि हम तवक्को कर रहे थे कि ये होगा। वो पता नहीं 2 साल पहले इनका एक बातचीत भी हुई थी स्विस गवर्नमेंट के साथ नए कवानीन के तहत कि वो हमें अपना तमाम इंफॉर्मेशन देंगे स्विफ्ट अकाउंट्स के बारे में। फिर पिछले 2 साल तक किसी ने बातें नहीं की उसके। मैं तो खुद हैरान था, बड़ा हमने कहा, ट्वीट भी किया, शोर भी डाला, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि भाई स्विफ्ट अकाउंट्स पे आगे पेशरफ जो है वो क्यों नहीं हो रही है। हालांकि शहजाद अकबर साहब को चाहिए था कि वो वाजे करते हैं। और देखें, एहतसाब का प्रोसेस दो हिस्सों में होता है। एक तो ये कि जो नैब की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद सारा एविडेंस इकट्ठा करके और उसके बाद रेफरेंस दायर करे। उसके बाद फिर मामला चला जाता है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर, और फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो आगे इसको जल्द से जल्द केस को निपटाए। और दिस पे और दैट पे मेरिट के ऊपर अगर एविडेंस कमज़ोर है तो ठीक है, फिर वो छोड़ देंगे, एक्विट हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो कन्विक्ट करेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि पूरी कोशिश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कि एहतसाब अदालतें डे टू डे हेयरिंग्स करें, स्पीडी ट्रायल्स करें, और फिर उन्होंने ये भी कहा, जहाँ पे मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट की थोड़ी कमज़ोरी है, फ़रूक नसीम साहब ने तो कह दिया था कि जी हमारे इतने 15-20 एहतसाब अदालतें नई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमने तो तैयार कर ली हैं एंड दे विल कम आउट वेरी सून फॉर स्पीडी ट्रायल, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो एक्चुअली वहाँ पे अपना शहजाद अकबर साहब भी मेरी नज़र में वो बेबस थे। इमरान खान ने सही कहा है शहबाज शरीफ के बारे में कि जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन को मैं तो भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा पुरवकार, एक बड़ा जिम्मेदार ओहदा है, और हर शख्स को ये एजाज़ भी नहीं मिलता टू बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन वो साहब हैं जिनके नैब का 7 अरब 32 करोड़ का रेफरेंस, जिनका FIA का पता नहीं कितना 8 अरब है, ये जितने हैं वो आ गया केस सामने। लेकिन हाउ कैन यू हैव अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिन पे इल्जामात है मनी लॉन्ड्रिंग के। चले इमरान खान ने तुमको मुजरिम बोल दिया, जो भी है कौम का मुजरिम। सो देखे, ही इज राइट, उन्होंने तो कल, मैं कहता हूँ इमरान खान ने कल एक सही लीडर होने का हक अदा किया है। वो बोला है, वो खुल के बोला है, उसने लोगों को बताया, उसने आवाम को बताया, उसने ये जो सारे हर्डल्स हैं, जो लोग हर्डल क्रिएट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, ये वजीर आजम का जो बयान है ना ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जरा राजा अमीर अब्बास साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। राजा अमीर अब्बास साहब, आप एक बात
जी एक बात जी मैं कह दूं जी अपना शहजाद अकबर साहब पे एक और जो हमेशा मैं कहता रहा हूं कि एक मैं नाम नहीं लेता हूं, सब लोग समझ जाएंगे जो प्रोग्राम देख रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान में आए थे, इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसीज हैं, वो 190 मिलियन पाउंड, आज भी मैंने ट्वीट किया, मैं तो ट्वीट कर करके थक गया हूं यार, हमें बताओ वो पैसा गया किधर। वो गिनी जी टॉप सीक्रेट, पता नहीं इसमें क्या सीक्रेसी है, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है। राजा अमीर अब्बास साहब, आप सुन रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों को। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि शहजाद अकबर साहब भी मजबूर थे, जो हमारा सिस्टम है उसकी वजह से। अगर वो इतने मजबूर थे तो वजीर आजम को भी इन चीज़ों का इदराक होगा। उनके अंदर फिर डिसअपॉइंटमेंट फिर किस चीज़ की, शहजाद अकबर साहब के अंदर वजीर आजम की, कि अगर वो मजबूर हैं, हमारा जो सिस्टम या इदारों की बात कर ले, उनके अंदर से सही तरह से उस चीज़ को नहीं लेकर चला जा रहा, तो फिर उनको रिजाइन करने की आपको लगता है वजह बनती थी? देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि ये जो शहजाद अकबर साहब का रेजिग्नेशन है, इससे ये चीज तो जाहिर हो रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान अभी भी मुकम्मल तौर पे फुली डिटर्मिन्ड है कि उन्होंने किसी भी तरह से अपनी एफर्ट, अपनी ताई कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना और कोशिश पूरी करनी है कि इस मुल्क से जिन्होंने पैसा लूटा है उन्हें सजा दी जाए और उनसे पैसा रिकवर किया जाए। अब पैसा रिकवर करने में जो वजीर आजम के टूल्स थे, एक टूल था सबसे बड़ा और सजा देने में वो नैब का इदारा था, और दूसरा उन्होंने ये जो अपनी एडवाइजरी के लिए बनाया था एसेट रिकवरी का जो एक यूनिट बना था। अब इसके जो इंचार्ज लगाए थे वजीर आजम साहब को यकीनी तौर पर कानूनी पेचीदगियों का, इस मुल्क के अदालती निजाम का, इस मुल्क के इन्वेस्टिगेटिव अदारों का, इस मुल्क में उन अदारों के सरबराहों और उनमें जो लोग बैठे हुए हैं उनका इल्म नहीं था, और उन्हें एक ऐसे एडवाइजर की जरूरत थी कि जो इन तमाम चीजों से वाकिफ था, जिसका एक्सपर्टीज होनी चाहिए थी कि अदालतों से कैसे टैकल करना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कैसे टैकल करना है, जो वकला तारीखें देते हैं उससे कैसे करना है। क्योंकि जो हमने देखा शहजाद अकबर साहब की हद तक कि इट इज वेरी इजी कि आपको एफबीआर कुछ फिगर्स दे देता है, स्टेट बैंक कुछ फिगर्स दे देता है, एफआईए कोई अपने फिगर्स दे देता है, उन फिगर्स को आके आप एक प्रेशर में लोगों के सामने रखते हैं, बट दिस इज नॉट इनफ। जब इंफॉर्मेशन आती है तो एक माहिर कानून का और एक ऐसा शख्स कि जो कि इस सिस्टम को समझता है, व्हाइट कॉलर क्राइम को समझता है, इस मुल्क की अदालतों में हर रोज पेश होता है, हर चीज को जानता है, तो वो फिर उसको कन्वर्ट करता है उन फिगर्स को कि इसको एक हमने अदालती केस बनाना है। और जब वो अदालती केस बनाता है तो फिर उसका जो अपना नॉलेज है वो समझ रहा होता है कि अदालतों में ये डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल है और ये वो शवाहिद हैं कि जो कानून शहादत के तहत हम जब लेके अदालत जाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि जज इसको किसी तरीके से इनकार करे। और फिर वो जो टीम तश्कील देता है अदालतों में पेश होने के लिए, उसको पता होता है कि वो लॉयर्स को कम्युनिटी से होता है, वो जानता है कि जनाब ये वो शख्स है कि जो परसू कर सकेगा, ये वो शख्स है कि जिसके वैसे टैलेंट है लेकिन इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन मार्क है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो शहजाद साहब थे, शहजाद अकबर साहब, ऑल्दो वो लॉ की डिग्री तो रखते हैं, बट मैंने पिछले 20 सालों में उन्हें कभी सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए नहीं देखा। उनका अदालती तजर्बा नहीं था, वो शायद कहीं लीगल एडवाइजरी कर रहे थे, कोर्ट्स में कैसे आना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई पर्सनल टर्म्स होते हैं, कोई दूसरे जजेस से होते हैं, तब ये तमाम चीजें मिलके आप एक अपने केस को, एहतसाब के अमल को आप आगे ले जा सकते थे। तो हमें क्या होता नजर आया कि मुख्तलिफ जगहों से, बैंकों से, एफआईए से, स्टेट बैंक से फिगर्स लेके दिखा दिए, लेकिन उसको उस तरीके से वो फॉर्मेट में नहीं ला सके। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इनका काम लेजॉन भी था मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट नैब है, और नैब के बारे में उन्होंने मशवरा देना था। ही वाज एन एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब आप इसकी स्ट्रक्चरिंग में ये करें, इसकी कानून साजी के लिए ये चीजें जरूरी है। ये काम, आप कोई इन्वेस्टिगेटर या एसएचओ नहीं थे, आपने उस सिस्टम करना था ठीक कि जनाब ये जो राजा अमीर अब्बास साहब, आपकी बात सुन रही हूँ मैं। जब शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, 2-2, 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और वो आके सारे सबूत कहते थे ये मैं मीडिया के सामने रख रहा हूँ,
तो उन सबूतों से तो ऐसा महसूस होता था कि बस ये अब अदालत में जाएंगे और इस केस का फैसला हो जाएगा। अदालतों में वो पहुंचते थे और उसके अंदर एट द एंड होता कुछ नहीं था। 3.5 साल हो गए हैं, हुआ कुछ भी नहीं। किस मुकदमे की पैरवी के नताइज जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के मुताबिक निकले हैं जैसे वो बताते आए हैं। तो ये सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए था, आवाम को दिखाने के लिए ये इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये सबूत और ये बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स थे? बिल्कुल, एक बात ये ज़हन में रखिए कि जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि वो शवाहिद एक कलेक्शन हो गई है कुछ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को जब आपने कन्वर्ट करना है एक अदालती केस के लिए, तो दिस इज वेयर ही लैक। उसकी टीम के अंदर कमजोरियां थी, उन अदारों में ऐसे लोग बैठे थे जो ऐसे केसेस बनाते थे कि जो इनको शायद समझ नहीं आ रही थी कि अल्टीमेटली वो फायदा मुल्जिम को ही होगा। उस लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट, उस लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो कि एक प्रैक्टिशनर का होता है, एक वकील का होता है हर रोज अदालतों में आने जाने का। और नंबर 2 जो शहजाद अकबर साहब के साथ एक और इशू आ गया, वो ये आ गया कि जनाब ये टीवी पे और ये चीजें करने की कोई जरूरत नहीं होती। जो इन्वेस्टिगेटिव होती हैं, जो क्राइम को रेगुलेट करती हैं, आपने नेशनल क्राइम एजेंसी यूके में भी देखी होगी कि बहुत लिमिटेड 1 और 2 लाइनर आके देते हैं कि दिस मैन हैज बीन अरेस्टेड। तो एक अपना होमवर्क केसेस अदालतों में लड़े, ना कि स्क्रीन पे आके ये करें। तो जिससे मैं समझता हूं कि इमरान खान को जो ये हटाना पड़ा, क्योंकि उन्हें समझ आ रही थी कि उनको जो सबसे बड़ा एक डेंट लग रहा है इन 4 सालों में, क्योंकि वो आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा के, और अकाउंटेबिलिटी में एक इस मुल्क में मिजाक बनता जा रहा है कि हर रोज जब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग देखते थे तो कहते थे जी छोड़ दें, ये कुछ नहीं होना, इनमें कुछ भी नहीं है, ना नैब ने कुछ करना है। और मुझे हैरानगी है कि हद तक भी जो उनको अजीबोगरीब जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं, कभी एक्सटेंशन दी जा रही है, कभी उसके अंदर इस किस्म की अमेंडमेंट्स आ रही है कि उस कानून को कमजोर किया जा रहा है। तो ये भी वो चैप्टर है। He is not himself, वो एक लीगल माइंड नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। तो he needs a good legal team के जो उनको बताए कि जनाब ये जो आपने अमेंडमेंट्स किए नैब में, ये अदारा और कमजोर हो रहा है, और ये जो आपके कुछ लोग बैठे हैं जो कानूनी तौर पे इसको टैकल करते हैं। एक अच्छी लीगल टीम की जरूरत है अगर एहतसाब के बयानिए को आगे लेकर चलना है। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कौन अब इस एहतसाब के अमल को लीड करेगा वज़ीर आज़म की टीम से? सुना है कि कुछ इंटरव्यूज भी हो गए हैं, कहा जा रहा है कुछ लोगों के नाम जो है वो ज़ेरे गौर आए हैं, कुछ लोगों से मुलाकातें हुई हैं, कुछ नामों को उसके ऊपर सोचा जा रहा है कि इसको हतमी शक्ल दी जा सके। लेकिन देखिए, जो भी आएगा उसके लिए ये काम बड़ा चैलेंजिंग है। उसकी वजह यह है, जो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह कि उसको अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर, यानी 2023 के इंतखाबात से पहले पहले हुकूमत के लिए कोई नतीजा निकालना होगा अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वो नतीजा निकलता है तो इमरान खान साहब की हुकूमत को बेनिफिट मिलेगा। अगर वो नतीजा नहीं निकलता है तो जैसे अभी राजा साहब कह रहे थे कि फिर वो तो पूरा का पूरा बयानिया जो है वो पिट जाएगा कि अगर आपके पास 5 बरस थे और आप एहतसाब नहीं कर सके तो अगले 5 बरस अगर आपको दे दिए जाएं तो आप कौन सा एहतसाब कर लेंगे। तो एक तो यह कि चैलेंज उनके ऊपर यह होगा, जो भी नया आएगा, कि उनको बड़ा स्पीडी तरीके से, एग्रेसिव तरीके से चीज़ों को लीड करना होगा। और जो बात अभी राजा साहब ने की है बिल्कुल ठीक है कि एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, ताकि वो एक फैसिलिटेट करते हुए वो तमाम चीज़ों को वहां पर लेके जाएं जहां अदालत ने फिर फैसला करना है। और अगर उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स आ रहे हैं तो उसने फिर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस भी करनी है कि इसका मुतबादल ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन सी में एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, इस्लाहात करनी पड़ेंगी, कानून साजी करनी पड़ेगी। तो एक तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज ये है कि जैसे अभी सब दोनों हमारे मौजूद मेहमानों ने कहा कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी इतना आसान काम नहीं है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रही। जितनी दफा भी अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश की गई है, या तो वो पॉलिटिसाइज हो गई है, या उसमें हमने सियासी समझौते किए हैं, या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट वो नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। और क्या हमारा तफ्तीशी निजाम में ये ताकत है कि वो चीजों को लेके आ सकेगी? इसलिए देखिए, नीयत का होना एक और चीज है, प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट एक और बात है, लेकिन अगर नीचे कुछ होगा तो क्या कर लेंगे? नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका केस जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा, वो नाअहल हुए, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो वो एक बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। उनको तो अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया ना। असल तो जो मामला नैब के अंदर चलना था, जैसे नैब ने लेके चीजें चलनी थी। अब देखिए ना, चेयरमैन नैब भी कहते हैं कि हमने बहुत सारी रिकवरी की है, लेकिन कोई बड़ा नाम तो उस तरह से हमने अभी तक नहीं पकड़ा ना, जो पॉलिटिकल लोग थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ चैलेंज होगा, जो नया आएगा वो किस तरह से चीजों को लीड करता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है,
और दूसरी तरफ ये जो सिस्टम है ये कितना उनको सपोर्ट करेगा। अगर आप अकाउंटेबिलिटी को लीड करना चाहते हैं तो ये इतना आसान काम नहीं है, और ये मैं आपको बताऊं ये रिवायती तरीके से नहीं होगा और ये कॉस्मेटिक्स तरीके से भी नहीं होगा। अगर आपने करना है तो आपको एक गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदामात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी रुकावटें आ रही हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर जब गुफ्तगू करते हैं तो वो बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं चीजों के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में गुफ्तगू करते हैं। अमूमी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का ये एटीट्यूड नहीं होता कि वो अपने ही सिस्टम को जो है ना तनकीद कर रहा होता है, अपने अदालती निजाम पे सवालात उठा रहा होता है, अपनी ब्यूरोक्रेसी पे सवालात उठाता है, अपने सिस्टम पे सवालात उठा रहा है। वो इसलिए उठा रहा है कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन नीचे से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है इंस्टीट्यूशन की। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज होगा कि आने वाले दिनों में वो क्या ऐसे इकदाम उठाते हैं कि एक तरफ से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आए और दूसरी तरफ से जो उनकी लीगल टीम है, जो अकाउंटेबिलिटी की टीम है, वो भी उसी तरीके से परफॉर्म करे जैसे प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। अच्छा सलमान साहब, आपको नहीं लगता कि ये वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान साहब की नाकामी है कि वो जो लोग मौजूद हैं उनके नीचे, उनसे वो काम नहीं ले पा रहे हैं उस तरह से जिस तरह से वो दावा करते आए हैं या करते हैं? देखिए, असूली तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर ही कप्तान होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही चीफ एग्जीक्यूटिव है, वही लीड कर रहा है। अगर वो कामयाब होंगे तो उसका क्रेडिट भी प्राइम मिनिस्टर को जाएगा, अगर वो नाकाम होंगे तो उसका फिर मलबा भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे आएगा। और आज लोग सवाल तो प्राइम मिनिस्टर पे ही कर रहे हैं ना कि आपकी हुकूमत में ये चीजें नहीं हो सकी हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि हुकूमत खत्म हो रही है, 5 बरस पूरे होने जा रहे हैं और हम अभी तक अकाउंटेबिलिटी में वो कुछ नहीं कर सके। और अपोजिशन के लोगों के बारे में मैं ये बता दूं कि जो आपने सवाल उठाया था ना कि कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सवालात नहीं है। जो एविडेंस हमारे सामने अभी तक आ रहे हैं, जो चीजें शवाहिद, आप मुझे बताइए ना, ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स के अकाउंट में इतने करोड़ों रुपए आ जाएं और उसको पता ही ना उसके अकाउंट में पैसे कहां हैं। बिल्कुल, और हमजा शहबाज कहता है कि मुझे तो पता नहीं चलता। सलमान साहब, अदालत में भी तो ये प्रूव होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अब देखिए प्रूफ तो उस वक्त होगा जब अदालती निजाम को चलाया जाएगा। तो फिर ये नाकामी किसी गवर्नमेंट की कैसे हो सकती है? अगर एक इदारे की बात करें तो फिर हम सारा मलबा उस गवर्नमेंट के ऊपर या एक वजीर आजम के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए मैंने तो पहले कहा कि नाकामी जो होती है वो किसी, आप लीड तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ना, और लोग प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इदारों को ठीक करें, इदारों को अकाउंटेबल करें, वहां पर रिफॉर्म्स करें, वहां जितनी भी सर्जरी करनी है, जितने भी इकदाम उठाने अफर्मेटिव वो आप उठाएं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर को लोग कहेंगे कि भाई आप इसके जिम्मेदार हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इदारे जो है फर्द वाहिद तो ये काम नहीं करेगा ना, तो पूरा इदारा जाती निजाम अगर सपोर्ट करेगा तो ये काम आगे बढ़ सकेगा, अदरवाइज ये आगे नहीं चलेगा। तो फिर हम अगले 1.5 साल बाद भी यही बात कर रहे हैं। इस्लाहात भी जो है बिल्कुल लाजमी बात है, इस्लाहात देखिए ना, लेकिन इस्लाहात ही नहीं हो पाई हैं। अदालती इस्लाहात होनी थी, आप देखिए ब्यूरोक्रेटिक इस्लाहात होनी थी। अब जहां इस्लाहात होनी थी वहां बड़े बड़े नेक्सेस आ जाते हैं और वो इस्लाहात के अंदर रुकावट पैदा करते हैं। सही। ब्रिगेडियर साहब, आप सुन भी रहे हैं सलमान साहब की बात कि वजीर आजम ही कप्तान होता है, कप्तान ने 3.5 साल दिए एक खिलाड़ी को प्ले करने के लिए, नहीं डिलीवर कर पाया। अब क्या गारंटी है कि अब जो 1.5 साल रह गया है, जितना भी अरसा रह गया है, उसके अंदर जो नया खिलाड़ी आएगा वो प्ले कर पाएगा और अच्छे से प्ले कर लेगा और ऐसा प्ले कर लेगा कि अगले इलेक्शन से पहले इस गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसी चीज डिलीवर कर दे जो इलेक्शन में काम आए उनके? पहली बात यह कि मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो कन्विक्शन हुई थी एहतसाब अदालत में, उसकी एक बड़ी वजह यह थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज लगाए थे जिन्होंने इंश्योर किया था कि ये केस दाएं बाएं नहीं होगा और ये बिल्कुल चलेगा स्पीड के साथ। फिर भी उसको तकरीबन 11-12 महीने लग गए थे और फिर फैसला बाद में आया, उसके बाद फैसला आया था। इमेजिन करें कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जज साहब, हाजिर जज मॉनिटर कर रहे हैं, फिर भी एहतसाब अदालत में इन लोगों ने 1 साल तक केस को खींचा। कहने का मतलब है, आई डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट, एक्सेप्ट कि इन्होंने जो नई एहतसाब अदालतें बनानी थी वो इन्होंने अभी तक नहीं किया। ये फरूक नसीम साहब पता नहीं क्या है, लॉ मिनिस्टर है, आप उनका नाम भी नहीं आता, उनकी कुछ स्टेटमेंट भी आती है, पता नहीं वो लॉ मिनिस्टर हैं भी ये नहीं, वी डोंट नो। लेकिन माई पॉइंट इज, आई विल नॉट होल्ड द प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, ही हैज डन हिज बेस्ट। उन्होंने इन तमाम जो बड़े लोग थे, तमाम बड़े लोग, और ये चेयरमैन नैब भी एक हद तक गए, उसके बाद वो भी होस्टेज बन गए टू ये जो जुडिशियल सिस्टम है जो कि एहतसाब करने को तैयार नहीं है। वो आप जितना मर्जी, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है करो डे टू डे, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है, नैब ऑर्डर्स भी कह रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिफॉर्म जो है, इलेक्टोरल रिफॉर्म आपने देख लिए, जुडिशियल रिफॉर्म जो है बिल्कुल होने चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगला जो भी आएगा एडवाइजर अकाउंटेबिलिटी, आप देख लें
कि अगर ये 2-3 साल जो गुजार गए हैं, ये तमाम हाई प्रोफाइल लोग, इन्होंने अपने केसेस, भाई आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, भाई हेयरिंग ही नहीं हो रही है, एविडेंस नहीं प्रोड्यूस होने दे रहे, वो विटनेसेस को नहीं आने दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कैसे केस आगे चल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगला जो भी एडवाइजर आएगा, मेरा नहीं ख्याल है वो इतना कामयाब होगा। द माफिया इज टू स्ट्रॉन्ग इन दिस पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले कई दफा बोल चुके हैं कि माफिया को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये एक बहादुर शख्स आया, एक दिलेर शख्स आया, उसने माफिया को टेक ऑन किया। उधर से चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब आए, माई हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने तमाम केसेस करवा के पिंडी का डीजी नैब, लाहौर का डीजी नैब, बलूचिस्तान का वो रेफरेंसेस लेके गए कोर्ट में। दे हैव डन देयर जॉब। तो बात समझने की कोशिश करें। इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम को बता दिया कि जनाब इस निज़ाम में नहीं हो रहे। उन्होंने लफ्ज़ का क्या इस्तेमाल किया कि खुदा के लिए मैं जुडिशरी को कह रहा हूं कि इन केसेस को फैसला करें डे टू डे हेयरिंग पे, डोंट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल। वो पाकिस्तान की तारीख में चाहे कोई ऐसा मिलिट्री रूलर भी नहीं आया, मिलिट्री रूलर तो एनआरओ दे दिया, ये एक सिविलियन बंदा आता है, बेसिकली क्रिकेटर लेकिन टर्न पॉलिटिशियन, उसने कैसे आके माफिया को पकड़ा, गर्दन से पकड़ा है। तो ये बात समझिए, आवाम को समझनी चाहिए बात कि एक शख्स उठा था, उसने किया, अभी भी वो कोशिश करेगा 1.5 साल कि शायद को 3-4 लोग जो है टॉप लोग जो है पकड़े जाए, लेकिन हो सकता है मे नॉट हैपन। ठीक है राजा अमीर अब्बास साहब, ये जो बात की है अभी ब्रिगेडियर साहब ने, यही बात वज़ीर आज़म ने की कि मैं अदलिया से कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करें। हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि एक वज़ीर आज़म के तौर पर ये कहना बनता था, इस तरह की बात कहना उनका मायूब नहीं लगता ये थोड़ा? देखिए, बहादुर आदमी सही खुल के बात कर रहे हैं। बात जरा समझने की है कि अदलिया से तो वो कहते हैं कि जल्दी करे, लेकिन उसके साथ साथ आपके ताई एक काम था कि उसी अदलिया ने आपको कहा कि 120 अदालतें बना दीजिए एहतसाब की। वो तो अदलिया ने नहीं बनानी थी, आपने बनानी थी, लॉ मिनिस्ट्री ने बनानी थी, आपने फंडिंग करनी थी, और वो तो अभी तक 30 या 20 भी नहीं बनी। तो इसमें फिर अगर केस को तेजी से लाना है तो फिर अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऑफिसर्स होंगे, तब केस चलेगा ना। केस ने कोई किसी लिफाफे में बंद होके कहीं पहुंच तो नहीं जाना, एक ट्रायल के प्रोसेस से गुजरना है। और नंबर 2 जो बात हो रही है कि जी नैब, अब नैब के बात है, आप ज़हन में रखिए कि यही नैब की प्रोसिक्यूशन जो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंग होता है, जब वो अदालत करती है, हम कैसे नैब को अप्रिशिएट करें कि जब उसका चीफ प्रोसिक्यूटर कहता है कि जनाब एवनफील्ड की जो अपार्टमेंट्स की कीमत है वो आप गूगल करके चेक कर लें। हम कैसे नैब की प्रोसिक्यूशन या नैब को सराहें कि जब अदालतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके जब उनको कहती हैं कि बताइए कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इस मुलज़म को, तो वो बताने में नाकाम हो जाते हैं। इट मीन्स या तो वो नाअहल है या वो जानबूझ के ऐसे केसेस बना रहे हैं, और नैब के रेफरेंस में प्रैक्टिकली अगर आप कमजोरियां छोड़ देंगे तो वो कमजोरियां आगे जाके मुल्ज़िमान को फायदा देंगी। राजा आमिर अब्बास साहब, आपका क्या तज्जिया है या क्या इत्तलात है आपके पास कि वाकई में कि नाअहली है प्रोसिक्यूशन की, या फिर ये जानबूझकर केसेस को कमजोर किया जाता है? देखिए, अब किसी की नीयत के बारे में नहीं कह सकता। नाअहली बिल्कुल अपनी जगह है, और जानबूझ जो एलिमेंट है वो ये है कि अगर चेयरमैन को पता है कि ये नाअहली नजर आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, तो वो अगर उनको रिमूव नहीं करते, एक अच्छी लीगल टीम नहीं लाते, वो ही प्रोसिक्यूटर जनरल जिसके बारे में 4 साल से गवर्नमेंट भी खुद कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, आप और हम भी देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है, और उसी प्रोसिक्यूटर जनरल को जब उसका टर्म पूरी होती है दोबारा से कानून में तारामीम करके उसको एक्सटेंशन दे दी जाती है। भाई इसलिए आप उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं जब कारकर्दगी ये है, पाकिस्तान में कोई और शख्स नहीं है। सो दिस ऑल फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तमाम मिल के एहतसाब होगा जिसमें आपके तमाम इदारे इकट्ठे होंगे तो एहतसाब होगा, ना सिर्फ नैब कर पाएगी। और जब तमाम इदारों की बात आती है तो फिर उनके हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, वजीर आजम ही होते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द डे नोबडी वुड से कि जावेद जस्टिस जावेद ने एहतसाब नहीं कर पाया। कोई नहीं कहेगा कि जी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर पाया, कहेंगे इमरान खान आपने वोट लिया था
आप नहीं कर पाए, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि इमरान खान साहब की ये ड्यूटी है और वो इस नारे को लेके चले। जो भी रास्ते में अब उन्हें काफी तजर्बा आ गया है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं, 1 या 2 केसेस को मिसाल बना दें, 1 या 2 और यकीन कीजिए कि ये कौम को नजर आ जाएगा कि वाकई ही इंतसाब हो रहा था और आगे भी होगा। 1 केस बना दें। सही है, एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक से वापस बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कल कौम से खिताब किया है और गुफ्तगू भी किया है, कुछ फ़ोन कॉल्स उन्होंने अटेंड किए और बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं, बड़े अहम पैगामात उन्होंने दिए हैं। किसके लिए वो पैगामात थे, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कल एक मैसेज कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, वार्निंग कह लीजिए, एक बात उन्होंने की कि अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं बाहर आकर पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, जैसे जब मैं ऑपोजिशन में था उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। सलमान साहब, ये किसके पास इतनी पावर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, इमरान खान साहब, उनको निकाल लिया जाए? ऑपोजिशन को पैगाम दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म। देखिए, 3.5 साल से तो अपोजिशन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाल कर सोती है। फिर जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि इमरान खान इक़्तिदार में बैठे हैं, तो फिर दोबारा वो शुरू हो जाती है कि हमने इसको निकालना है। तो 3.5 साल में जितने भी हरबे, चाहे वो जरदारी साहब ने या बिलावल साहब को कह लें या नवाज शरीफ को कह लें या मरियम को कह लें या शहबाज शरीफ को कह लें या फजलुर रहमान को कह लें, उनका तो कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो हुकूमत को अच्छी तरह इसका एहसास है ना कि ये लोग रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई कॉन्स्पायरेसीज जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने कोशिश की कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कोई गलतफहमियाँ पैदा कर दी जाए। फिर उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान का और जनरल फौज के सरबराह जो है उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया जाए। फिर उन्होंने कोशिश की कि जनाब जो है ना इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाला हो गई है, इसलिए वो तब्दीली करने का फैसला कर चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और अभी भी ये ताने बाने हमारे यहाँ बहुत से जो मीडिया के अंदर लोग हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे ट्विटर के ऊपर खबरें दे रहे हैं कि जी देखिए, लंदन में बैठ के कोई खुफिया मुलाकात हुई है, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग गए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से मिन्नतें की हैं, आप आ जाएं, मुल्क को संभाल लें, हम बड़े परेशान हैं। इस तरह की खबरें जरदारी साहब के पास ऐसी तरह जरदारी साहब के बारे में। अच्छा, ये जब सब चीज़ें चल रही हैं तो प्राइम मिनिस्टर के बयान को भी इसी तनाजुर में देखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि मुझे साजिश करके निकाला जा सकता है तो फिर मैं उसका एक रिएक्ट करूंगा, और वो रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी वो इक्तिदार में है, तो उस तरह की वो पॉपुलैरिटी पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते ना। लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो उनके पास बहुत कुछ होगा कहने के लिए, वो बहुत सी बातें कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं, अपोजिशन को टफ टाइम दे सकते हैं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अभी ज्यादा बाइख्तियार नहीं है, हुकूमत है उनके पास। देखिए, बाइख्तियार वो नहीं है, मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। देखिए, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, जहां आपकी बर्तरी चंद वोटों के ऊपर हो, वहां आप बाख्तियार नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊं, आपको कभी एमक्यूएम की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, रोजाना की बुनियाद पे हर चौथे पांचवें दिन आपने देखा कि मुस्लिम लीग काफ को मनाना पड़ता है। कभी आपको किसी अपने पार्टी के अंदर नाराज लोगों को मनाना पड़ता है, कोई धमकी देता है कि अगर आपने हमें डेवलपमेंट फंड ना दिए तो हम आपकी सपोर्ट छोड़ देंगे। तो ये एक बार्गेनिंग कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ, और ये जहां जहां भी दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वहां प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ा डिपेंडेंट होता है अपने इत्तेहादियों के ऊपर, और वो यहां पर भी इमरान खान साहब हमें नजर आ रहे हैं बहुत सी चीजों के बारे में। इसी तरीके से आपने कहा बाख्तियार, मैंने आपको बता दिया कि वो अदालती निज़ाम के ऊपर बैठे हुए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बैठे हुए हैं, वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर बैठे हुए हैं। इंस्टीट्यूशन जो है, अब सबको पता है पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कितने बाख्तियार हैं उसकी रिफ्लेक्शन तो हम देख रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि मैं बैठ के तमाशा देखता हूं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, मैं नहीं कर पाता, तो जब मैं बाहर निकलूंगा तो ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, अमूमी तौर पर लोग प्राइम मिनिस्टर से इस तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स को जो लोग समझते हैं वो कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक पॉलिटिकल उस तरह की चीजों को देखने की बजाय जो उनके पास मुंह में आता है, जो उनके पास चीजें उनके पास हैं, जो उनको कहना है वो अपनी बात कह देते हैं। बहुत सी बातों को उनको फिर वापस सोचना पड़ता नहीं, मेरा मौकफ इस तरह से था, मैं कहना ये चाहता था। अब बहुत से लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ये पैगाम जो है वो अपोजिशन से ज्यादा किसी खास ताकतवर तबके को दिया गया है। मैं नहीं समझता कि हम इसको इस तरह से देखने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे तो इस वक्त लगता है कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है उसमें जो लोग ये समझते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ी दरार पैदा हो रही है, मुझे नहीं लगता। ना इस वक्त मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट कोई नई सियासी मुहिम जोई करने की पोजीशन में है, ना आपकी अपोजिशन में वो दम है, और खुद उसका इतराफ जो है
मुख्तलिफ अपोजिशन लीडर कह चुके हैं कि ना हमारे पास अक्सरियत है, ये लॉन्ग मार्च और ये जो पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे नहीं है। सर अदम एतमाद के नंबर पूरे नहीं है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से शफकत का हाथ उठा ले, और वो शफकत का हाथ उठा के इमरान से हमारे सर पे रख दे, तो फिर हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर देंगे। पीडीएम बनाने का जो मकसद था कि ये जिनके बारे में कहा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट की खासतौर पे बात की जाती है कि ये इंटरफेयर करते हैं, तो फिर वो मकसद ही फौत हो जाता है। सर देखिए ना, बात ये है कि वो सारी की सारी लड़ाई तो जाली साबित हुई ना। बिल्कुल। वो जमहूरियत की, वोट के बयानिए की, पार्लिमानी बालादस्ती की। खुद अगर ये एस्टैब्लिशमेंट से बैठ के इमरान खान की हुकूमत को गिराने की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो इसका मतलब है वो सारा बयानिया झूठा था। अब मैं आपसे पूछता हूं, मोहम्मद जुबैर साहब क्या लेने गए थे वहां पे मुलाकात करने के लिए? ये शहबाज शरीफ साहब किस तनाजुर में इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करते हैं, और इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब किस हैसियत से रब्ता कर रहे हैं? तो मेरा लगता है कि ये सारी बातें हैं हमें मीडिया में दिखाने के लिए कोई जमहूरियत की जंग हो रही है। ये कोई जमहूरियत की जंग नहीं हो रही है, जो लॉन्ग मार्च हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए ना कि पीपल्स पार्टी ने पहले लॉन्ग मार्च ऐलान करके अमली तौर पे हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, वो तो पीडीएम के खिलाफ लॉन्ग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीएम की जो लॉन्ग मार्च थी उसको उन्होंने सबोताज किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी मुहिम जो ही हम पॉलिटिक्स में देख सके। अलबत्ता इमरान साहब जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि अगले 1.5 साल वज़ीर आज़म जो है वो एग्रेसिव तरीके से खेलना चाहते हैं, और उसकी कल की तकरीर जो है वो जाहिर कर रही है कि वो डिफेंसिव प्लेयर के तौर पे नहीं खेलते, ना उन्होंने कभी क्रिकेट खेली है। वो हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के आदी रहे, नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन वो इस तरह की इसी तरह की पॉलिटिक्स करके शायद अपने आप को आगे लेके चलना चाहते हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि सलमान साहब भी कह रहे हैं कि इत्तेहादियों पे डिपेंडेंट है ये गवर्नमेंट। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी कि वज़ीर आज़म साहब, हमें आपकी हिमायत नहीं बल्कि आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो मशवरा दिया गया है वज़ीर आज़म साहब को ये बयान देने का कि मैं सड़कों पर निकल आया, अगर मुझे गवर्नमेंट से निकाल दिया गया तो मैं बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा, तो ये किसी दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया, यानी कि वो उनका दोस्त नहीं हो सकता। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं देखें, इमरान खान का जो, अगर जिन लोगों ने उनको 20 साल से उनके स्ट्रगल में हिस्सा लिया, उनके साथ रहे हैं, मैं भी कई चंद मरतबा मिलूँ हूँ पिछले, अब तो जब से कई साल हो गए धरने के बाद, उस दौर लॉन्ग मार्च के बाद तो मैं उनको मिला ही नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कोई किसी ने एडवाइस दिया होगा कि जी आप ये एडवाइस किया होगा कि आप ये जुमला बोलें, ठीक है ना। ये उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू, जिस तरह उनका बोलने का एक स्टाइल है, बातचीत करने का स्टाइल है, ये उस तरह उनका आया है अपना, जो उन्होंने ये गुफ्तगू की है। मैंने कहा कल बड़ी उन्होंने एग्रेसिव बातचीत की, बड़ी खुल के बातचीत की है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब इमरान खान ने अपना इस्लामाबाद पे धरना दिया था, 126 दिन वहां पे रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हाउस के गेट के ऊपर, पार्लियामेंट के गेट के ऊपर, ये और तारिक कादिर साहब, तो क्या उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का साथ दिया था, या एस्टेब्लिशमेंट ने उस सिटिंग गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो भी था, रिगिंग के इलेक्शन थे, लेकिन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज और उनको खत्म होने नहीं दिया। और तो खबर उस वक्त ये भी थी, बड़े लोगों ने कहा था कि जब ये बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच गए थे तो उससे 3-4 दिन पहले ही नवाज शरीफ के सारे लोग भाग के लाहौर आ गए थे, ठीक है ना जी। तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ का और अपना सही आईनी रोल प्ले किया था, सही अपनी जिम्मेदारी निभाई थी कि भाई ये धरने धुरने से, एजुटेशन से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। इमरान खान साहब को कन्विंस करने की भी कोशिश की गई थी, हमें याद है, बड़ी मीटिंग हुई थी धरने की जगह पर जाके कि आप ये धरना जो है खत्म कर दें, बिल्कुल याद है। नहीं देखे, इनको काजी साहब को जनरल राहिल शरीफ ने बुलाया था, बकायदा इनकी मुलाकात हुई थी जनरल राहिल शरीफ से, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान जो है ना, ये ऑपोजिशन अगर समझे कि जी अब एस्टैब्लिशमेंट, हम आएंगे इस्लामाबाद तो एस्टैब्लिशमेंट जो है हाथ उठा लेगी, हम जो चाहे कर लेंगे, नो वे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है एक पॉलिटिकल टर्मोइल, एक हंगामा मुल्क में होने दे, सियासत करे, धरना दे, अपना जलसा जूस निकाले, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट मेरी नजर में कभी नहीं चाहेगी, ये मेरी सोच है और सस्पेक्ट है कि पाकिस्तान में इस जब मुल्क की इकोनॉमी टर्न अराउंड कर रही है, हालात उस लिहाज से काफी टफ एंड चैलेंजेस, तो जनाब मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाए, क्यों भाई? व्हाई शुड दे डिस्टेबलाइज इमरान खान, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि चाहती है ऑपोजिशन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए, इमरान खान को निकाल दे, एंड मास रेजिग्नेशन कर ले सारे,
इमरान खान को निकालें जो जमहूरी तरीका है, या फिर इंतजार करें 2023 का। और 2023 में आपको बता रहा हूं ये 2 वजह हैं क्यों ये ऑपोजिशन और ये तमाम माफियत इमरान खान के खिलाफ है। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, ये सब लोग इनके दे आर गोइंग टू बी इन ट्रबल बिकॉज बहुत जल्दबाजी खत्म हो जाएगी और वो इमरान खान के फेवर में जाएगी। दे डोंट वांट दैट। नंबर 2, ये चाहते हैं अगर किसी हुक्म और बाय क्रुक से इमरान खान की गवर्नमेंट या ये मामला खत्म हो जाए इनके, तो ये जो केसेस ट्रायल स्टेज पे है ये फिर दे विल डाई देयर ओन डेथ, दीज केसेस विल फेड अवे अगर कोई इस किस्म का और सेटअप आ जाता है या कोई और मामला हो जाते हैं। सही, एक और मामला भी है जिसके ऊपर कल इमरान खान साहब ने भी बात की थी। राजा अमीर अब्बास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अटॉर्नी जनरल साहब जो है उन्होंने खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को कि रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की पेश की जाए मेडिकल बोर्ड में, तो ये कोशिश जो की जा रही है आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए काफी होगी, गला पाएगी? पहली बात तो जो अभी बात हो रही थी, जो कल इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि मैं अपोजिशन बाहर ज्यादा खतरनाक हूंगा, वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और उन्होंने चैलेंज किया है तमाम अपोजिशन को कि आप करिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं, कुर्सी का कोई शौक नहीं, मैं अपोजिशन में जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि असल अपोजिशन होती क्या है। मैं बाहर निकलूंगा, लोगों को यही बताऊंगा कि असल ये लोग हैं कौन। इसका टोटल ये था कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट द अदर पॉलिटिकल पार्टी, और इसके अलावा इसकी कोई कनोटेशन या कोई मतलब और नहीं निकाला जा सकता। नंबर 2, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने अभी लेटर्स लिखे हैं, मैं समझता हूं कि ठीक है, ऑल्दो के इट इज लेट, लेकिन ये एक उस प्रोसेस का हिस्सा है कि जो गालिबन इनको पाकिस्तान में इतनी करामत नजर आए या ना आए, लेकिन अगर ये अपना केस बैरून मुल्क लंदन में जब लेके जाएंगे तो लंदन में वहां की हुकूमत देखेगी कि इनकी स्टेट, इनका अटॉर्नी जनरल, क्योंकि वहां पे अटॉर्नी जनरल मुल्क का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, वो वहां की अदालतें, और अदालतें क्या, जब आप उनको बताएंगे कि ये अदालत ने तो जाने दिया था, लेकिन जहां पे इनका केस है, जहां पे इनकी अपील डिसमिस हो चुकी है क्योंकि उस वक्त वो जमानत पे थे, ये बड़े कानूनी पॉइंट्स हैं कि अब वो जमानत खत्म हुई, वो पूरा केस डिसमिस हो गया और उस अपील में इनको मफरूर और एब्सकॉन्डर करार दिया गया। तो ये केसेस अगर ये इन डॉक्यूमेंट्स को बना के स्ट्रांगली यूके लेके जाते हैं तो वहां की अदालत में लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि दे विल हैव अ वेरी स्ट्रांग केस। और जो कि मैं समझता हूं कि पिछले जो हमारे डील कर रहे थे इन चीजों को, शहजाद साहब, वो इसहाक डार को भी इसीलिए नहीं ला पाए और इनकी हद तक भी कामयाबी नहीं हुई। तो ये कोर्स अल्टीमेटली इनको मदद देगा यूके में, अगर वहां पे इनकी कोई स्ट्रॉन्ग एक केस बनाना है तो ये तमाम चीजें लेके आए कि ये अदालती नहीं, ये इस मुल्क के कानून के पकौड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो गया है नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।